हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल है एग्जाम शिविर स्कूल, उसमें आपका स्वागत है। तो अब तक हमने जो पढ़ रहे थे, हम हार्ट के बारे में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। और सर्कुलेटरी सिस्टम के जो बेसिक 3 कंपोनेंट थे, ब्लड, हार्ट और वेसल, जिनमें हमने बात करी थी हार्ट की। और हार्ट की हम एनाटॉमी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, उसका पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर देख चुके हैं। इसके बाद रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट देख चुके हैं अपन, और साथ में कार्डियक साइकिल भी अपन देख चुके, और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी अपन पढ़ चुके हैं। क्लियर। तो आज जो हमको पढ़ना है वो अपने को पढ़ना है, एक तो कार्डियक वॉल्यूम पढ़ना है। तो ब्लड जो ब्लड होता है हार्ट में, वो उसका वॉल्यूम मतलब कितनी मात्रा में बाहर निकाला जाता है, कितनी मात्रा में अंदर आता है, तो वो कार्डियक वॉल्यूम पढ़ना है। और साथ में हमको पढ़ना है आज 2 टर्मिनोलॉजी है, ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया। और साथ में अगर समय रहता है तो हम ब्लड प्रेशर के बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्लियर। तो आज के लेक्चर हम बात कर रहे हैं कार्डियक वॉल्यूम के बारे में। कार्डियक वॉल्यूम, ठीक है। कार्डियक वॉल्यूम, कार्डियक वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रक्त जो होता है वह हृदय में कितनी मात्रा में प्रवेश कर रहा है और कितनी मात्रा में बाहर निकाला जा रहा है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कार्डियक वॉल्यूम में। तो कार्डियक वॉल्यूम में सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो अपना होगा ईडीवी के बारे में बात करेंगे। अब ईडीवी क्या होता है? देखिए, ईडीवी की बात करें तो ईडीवी का मतलब होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, देखिए ये क्या होता है वो। यहां पर एक टर्म है डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या होता है? फैलाव, रिलैक्सेशन होना। तो जब डायस्टोल का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन। तो जब रिलैक्सेशन एंड होता है, रिलैक्सेशन क्या होगा? एंड होगा, समाप्त होगा। यानी कि रिलैक्सेशन पूरी तरह से जब हो जाएगा, तब रिलैक्सेशन समाप्त हो जाने पर ब्लड का कितना वॉल्यूम भरा जा रहा है उसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। लेकिन कहां पर? वेंट्रिकल में। क्लियर। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? ये जो ईडीवी है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है? वेंट्रिकल के कॉन्टेक्स्ट में। वेंट्रिकल, यानी कि जब वेंट्रिकल में पूरी तरह से डायस्टोल हो चुका है, दोनों वेंट्रिकल पूरी तरह से रिलैक्स कंडीशन में है, दोनों वेंट्रिकल पूरी तरह से फैल चुके हैं जब, तो जब दोनों वेंट्रिकल पूरी तरह से फैल जाएंगे तब उनमें रक्त की जितनी मात्रा भरी जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। समझ पा रहे हो? वो पूरा रक्त कहां से आ रहा है? ऑरिकल से। यानी दोनों वेंट्रिकल में डायस्टोल हो गया, और दोनों वेंट्रिकल में डायस्टोल होने पर दोनों वेंट्रिकल में रक्त की जितनी मात्रा प्रवेश करेगी दोनों ऑरिकल से, उसको हम क्या बोलेंगे? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्लियर। बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, ये 4 चैम्बर है हार्ट के, है ना, 4 चैम्बर होते हैं। राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर देखिए, जब दोनों वेंट्रिकल में क्या होगा? डायस्टोल। जैसे ही दोनों वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा, यहाँ पर कौन सा है? लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व, और राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व। तो जब दोनों वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएंगे थर्ड हार्ट साउंड के साथ। और राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल दोनों का ब्लड कहाँ पे चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो वो ब्लड की जितनी मात्रा दोनों वेंट्रिकल में जा रही है दोनों ऑरिकल से, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की कैपेसिटी की बात करें, क्लियर, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वो आपका होता है 120 ml। तो ईडीवी कितना होता है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ये आपका होता है 120 ml। क्लियर, 120 ml। अब दूसरी हम बात करें, दूसरा जो है वो अपना होता है स्ट्रोक वॉल्यूम या ईएसवी, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। बात करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। दूसरा जो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम। देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? वो स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तब बात करते सिस्टोल की, किसकी? वेंट्रिकल की। ध्यान देना, यहाँ पर डायस्टोल की बात हो रही है, लेकिन किसके डायस्टोल की बात हो रही है? तो वेंट्रिकल की। वेंट्रिकल के डायस्टोल की बात यहाँ पर हो रही है।
ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम में हम बात करेंगे किसकी, सिस्टोल की। यहां पर हमारी बात होगी सिस्टोल की, सिस्टोल की पहले से कर लेते हैं। सिस्टोल की बात हो रही है यहां पर, लेकिन किसके सिस्टोल की बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है वेंट्रिकल के सिस्टोल की। तो जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल में जब सिस्टोल होगा, पहले वेंट्रिकल में डायस्टोल हुआ, अब वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है। तो जब दोनों वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो दोनों वेंट्रिकल से रक्त निकलकर अपने अपने चापों में चला जाता है। तो रक्त की जितनी मात्रा दोनों वेंट्रिकल से के निकलकर अपने अपने चापों में जा रही है, उसी वॉल्यूम को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर? यानी कि सिंपल सी बात है। अगर हार्ट के डायग्राम की बात करें, देखिए यहां पर एक रफ डायग्राम बनाते हैं अपन। चलिए, ये डायग्राम हम बहुत बार बना चुके हैं। देखिए, तो अब ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया और ये अपना राइट वेंट्रिकल हो गया। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एक चाप निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क। और राइट वेंट्रिकल से भी एक चाप निकलता है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्क। तो जब इस वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है। जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड चला जाएगा कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क में और राइट वेंट्रिकल का ब्लड चला जाएगा आपकी पल्मोनरी आर्क में। तो यहाँ पर रक्त की जितनी मात्रा वेंट्रिकल से दोनों चापों में जा रही है, उस मात्रा को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर? उसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम रक्त की वह मात्रा है जो दोनों वेंट्रिकल से कहां पे जा रही है, अपने अपने चापों में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क में और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्क में। तो रक्त की उस मात्रा को आप क्या कहोगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर? यानी कि दोनों वेंट्रिकल में जितना रक्त आ रहा है, कहां से, दोनों आरिकल से, उसमें से जितना रक्त अपने अपने चापों में जा रहा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो इसकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है आपकी 70 ml। कितनी ml? 70 ml। अब आगे ध्यान देना। तो पहला तो कौन सा हो गया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। दूसरा अपना हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है। और तीसरा एक और वॉल्यूम है, तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं ESV। तीसरा जो वॉल्यूम अपना है वो है ESV। ESV का मतलब क्या है यहाँ पर, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ESV का मतलब होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। यानी कि जब सिस्टोल एंड होगा उसके बाद कितना वॉल्यूम बचेगा। यहाँ पर सिस्टोल, कौन सा सिस्टोल की बात हो रही है, अगेन वेंट्रिकल की बात हो रही है। ये तीनों जो वॉल्यूम है वहां पर किसकी बात हो रही है, वेंट्रिकल की बात हो रही है। क्लियर? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि आप सुनना जानते। अब यहाँ पर वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है। यहाँ पर ध्यान देना। देखिए, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि जब वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ तो अपने अपने चापों में जाने वाली रक्त की मात्रा को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कितना आपका 70 ml। अब वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, लगातार सिस्टोल हो रहा है। अब सिस्टोल अपनी हाईएस्ट लिमिट पर है, जितना सिस्टोल होना था उतना हो चुका है। क्लियर? और मैक्सिमम लिमिट कितना, 70 ml ब्लड जो है वो दोनों वेंट्रिकल से निकलकर अपने अपने चापों में चला गया है। लेफ्ट वेंट्रिकल का कैरोटिका सिस्टमैटिक आर्क में और राइट वेंट्रिकल का पल्मोनरी आर्क में अपने अपने चापों में चला जा चुका है। इसके बाद भी रक्त की कुछ मात्रा दोनों वेंट्रिकल में बची रहेगी और उसी को बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब कि एंड समाप्त हो चुका है, क्या, सिस्टोल। किसमें, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में सिस्टोल समाप्त हो जाने के बाद शेष बची हुई रक्त की मात्रा जो आपको कहां पर मिलेगी, वेंट्रिकल में ही मिलेगी। उसको हम क्या बोलते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की बात करें तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा। देखिए, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की बात करें तो हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था, उसको
यानी कि वेंट्रिकल में कितना भरा गया है, वेंट्रिकल में तो डायस्टोल हुआ है, वेंट्रिकल में डायस्टोल हुआ तो कितना अंदर भरा गया, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। उसमें से उसको घटा दो जो कहां पर चला गया है, दोनों चापों के अंदर चला गया, उतना उसमें माइनस कर दो, तो माइनस क्या हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से आप क्या करो, स्ट्रोक वॉल्यूम को घटा दो, ये वाला। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्लियर। तो हमारे पास ईडीवी कितना है, 120 ml, माइनस स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा 70 ml, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 50 ml। तो ये जो 50 ml जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहलाएगा यहाँ पर। क्लियर। तो बड़ा ही आसान है, 3 टर्मिनोलॉजी है, कुछ नहीं, बड़े ध्यान से समझिए। देखिए एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, सिंपल सा मतलब है डायस्टोल लगातार हो रहा है, तो पूरा डायस्टोल हो जाने के बाद रक्त की जितनी मात्रा वेंट्रिकल में भरी जाएगी उसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि कितना होता है हमारा 120 ml होता है। कितना होता है 120 ml, ये रहा 120 ml। क्लियर। अब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा, जब सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकल से निकलकर रक्त अपने अपने चापों में जाएगा, तो जितना रक्त वेंट्रिकल से निकलकर अपने अपने चापों में जा रहा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर। और ये स्ट्रोक वॉल्यूम की क्वांटिटी कितनी होती है, 70 ml। तो 120 तो वेंट्रिकल में आया है, 70 जो है 70 जो है वो अपने अपने चापों में चला गया है, तो बचा कितना 50 ml। वो 50 ml कहां पर बचा रहेगा, वेंट्रिकल में। यानी कि वेंट्रिकल में अब सिस्टोल पूरा हो चुका है, इसके बाद भी कुछ मात्रा उसके अंदर बची हुई है जिसको हम बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्लियर। और उसका क्वांटिटी कितना है 50 ml, 50 ml। क्लियर। तो ये था अपना कार्डियक वॉल्यूम। 3 ही टर्मिनोलॉजी है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्लियर। चलिए कार्डियक आउटपुट की बात करें, कार्डियक आउटपुट क्या होता है वो देख लो एक बार। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट की अगर बात करें तो कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है 1 मिनट में कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट की बात करें तो कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है 1 मिनट में दोनों वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर आ रहा है ना, दोनों वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर आ रहा है। और मुख्य रूप से बात करें तो जो शरीर में रक्त लाया जा रहा है उसकी बात करेंगे, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है, प्योर ब्लड है, और प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी में। राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, जो आपके कहाँ पर जाएगा, लंग्स में, प्योरिफिकेशन के लिए। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से 1 मिनट में निकलने वाली रक्त की मात्रा को अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। जो जनरली बोल रहा है ना, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है वैल्यू। तो जनरली एक जो एडल्ट होता है, आइडल एडल्ट, उसकी बात करें तो उसमें कितना होता है, 5 लीटर होता है। कितना, 5 लीटर पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड जो होता है वो कहां पर एंटर कर रहा है, कैरोटिक सिस्टमैटिक आर्क में एंटर कर रहा है, जहां से फिर पीछे की तरफ कहां पर आएगा, डोर्सल एओर्टा में, और डोर्सल एओर्टा से फिर बॉडी में जाएगा। क्लियर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। क्लियर। तो ये था अपना पहला टॉपिक आज का, कार्डियक वॉल्यूम। 3 टर्मिनोलॉजी पढ़ी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। क्लियर। चलिए आगे। अब हम बात करेंगे 2 विशेष प्रकार की टर्मिनोलॉजी की। कौन सी टर्मिनोलॉजी, एक तो होती है टैकीकार्डिया और एक होती है ब्रेडीकार्डिया। इन दोनों टर्मिनोलॉजी का क्या यहाँ पर मतलब है उसके बारे में बात करेंगे, ब्रेडीकार्डिया और टैकीकार्डिया। सबसे पहले हम बात करेंगे टैकीकार्डिया की। पहली टर्मिनोलॉजी है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया, देखिए टैकीकार्डिया क्या होता है। वो टैकीकार्डिया का मतलब होता है जो नॉर्मल अपना हार्ट बीट रेट है, जो एक एडल्ट मेन की बात करें तो उसका कितना होता है 72 पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 बार हमारी दिल की धड़कन जो होती है वो धड़कती है। तो टैकीकार्डिया एक ऐसी विशेष अवस्था है, हृदय की ऐसी विशेष अवस्था है जिसमें जो हार्ट बीट रेट होती है वो 90 बीट पर मिनट से भी अधिक हो जाती है। जो 72 है वो एक आइडल ह्यूमन की होती है, वो वैरी करती है, कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है।
लेकिन जब यह 90 से भी अधिक हो जाए, कितनी, 90 बीट पर मिनट, तो जब हार्ट बीट रेट 90 बीट पर मिनट, 90 बीट पर मिनट उससे भी ज्यादा हो जाए, एरो का साइन ऊपर कर रहा है यानी कि ज्यादा, उससे भी ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को, उस स्पेशल कंडीशन को एक स्पेशल टर्म दी है साइंस में, जिसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया, मेडिकल साइंस में। क्लियर? क्या बोलते हैं उसको? टैकीकार्डिया। क्लियर? तो टैकीकार्डिया हमारे शरीर के हृदय की एक विशेष अवस्था होती है जिसमें हमारी हार्ट बीट 90 बीट पर मिनट से भी ज्यादा हो जाती है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं टैकीकार्डिया कब होता है, टैकीकार्डिया कंडीशन कब कब पैदा होती है। कुछ 3-4 कंडीशन होती है जब टैकीकार्डिया होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टैकीकार्डिया कब होता है। तो पहले बात करें अपन, तो सबसे पहले टैकीकार्डिया होता है, वो होता है स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व। पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व। इसको समझना, इस चीज को जब हमने रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट पढ़ा था तब वहां पर हमने पढ़ा था कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वहां से वन पेयर नर्व निकलती है जिसको हमने बोला था सिंपैथेटिक नर्व। वो सिंपैथेटिक नर्व कहाँ पर जाती है? ऐसे नोड पे। और जब इस सिंपैथेटिक नर्व को स्टिमुलेशन मिलता है, मतलब उद्दीपन मिलता है जब इसको, तो वो क्या करती है? ऐसे नोड में सिग्नल भेजती है और वो एक विशेष प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है जिसको हमने बोला था नॉर एपिनेफ्रिन। और वो नॉर एपिनेफ्रिन क्या करता है? ऐसे नोड के जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। इसकी वजह से क्या होता है? हृदय बहुत तेजी से धड़कता है और हमारी हार्ट बीट उस कंडीशन में 90 बीट पर मिनट तक भी पहुंच जाती है और उसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। क्लियर? समझना इस चीज को, हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो सिंपैथेटिक नर्व है उसको अगर स्टिमुलेशन मिलता है तो वो सिंपैथेटिक नर्व जा कहाँ रही है? हमारे हृदय में जा रही है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता ही क्या है? बॉडी में चीजों को बढ़ाता है। क्लियर? वो हार्ट बीट रेट को बढ़ाएगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। तो सिंपैथेटिक नर्व जो है वो कहाँ से निकल रही है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से। इसको हम पढ़ चुके हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट में। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकल रही है सिंपैथेटिक नर्व जो जा रही है आपके ऐसे नोड में, और ऐसे नोड में जाने के बाद वो सिंपैथेटिक नर्व, ये जो सिंपैथेटिक नर्व है वो सिंपैथेटिक नर्व क्या कर रही है? रिलीज कर रही है। किसको रिलीज करेगी? एक विशेष प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है यहाँ पर? उसकी हम बात करें तो नॉर एपिनेफ्रिन। उसका नाम क्या है? नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन। और ये नॉर एपिनेफ्रिन जो होता है वो क्या करता है? किस पर काम करता है? ऐसे नोड पर काम करता है। और ऐसे नोड पर किस पर काम करता है? उसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसमें? ऐसे नोड में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बढ़ने के कारण क्या होती है? हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगी। क्लियर? बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे ये स्टिमुलेशन मिलता कब है? इस सिंपैथेटिक नर्व को स्टिमुलेशन कब मिलता है? अगर सिंपैथेटिक नर्व को स्टिमुलेशन मिलेगा तो वो रिलीज करेगा नॉरएपिनेफ्रिन जो काम करेगा ऐसे नोड पर, उसके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा। और ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ हार्ट या फिर पेसमेकर ऑफ दी हार्ट, क्योंकि वो हृदय का गति नियंत्रक है। हृदय की जो गति है, जो बीट है, उसको वो नियंत्रित कर रहा है, इसलिए उसको पेसमेकर भी कहा जाता है। पेस मतलब पेस, गति को बनाए रखने वाला, पेस मेकर गति को बनाने वाला। और वो कौन? आपका ऐसे नोड है, वही गति को बना रहा है। उसी ऐसे नोड में अगर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे तो गति बढ़ जाएगी। और वो कॉन्ट्रैक्शन क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन के कारण। नॉरएपिनेफ्रिन कहाँ से आ रहा है? सिंपैथेटिक नर्व से। और सिंपैथेटिक नर्व का स्टिमुलेशन कब होता है ये जरूरी है जानना। क्लियर? तो सिंपैथेटिक नर्व की बात करें तो ये जो इसका स्टिमुलेशन होता है वो बहुत अलग अलग अवस्थाओं पर निर्भर करता है कि हमारा शरीर बाह्य वातावरण में किस तरह से संपर्क स्थापित कर रहा है। सपोज आप किसी डर वाली जगह पर हो, है ना, तो क्या होगा?
आपका बॉडी सेंसेशन रिसीव करेगा। अगर आपके सामने अचानक शेर आ जाए तो आपका बॉडी, आपकी आंखें, जो आपका सेंस ऑर्गन है, वो उस सिग्नल को रिसीव करेगी और ब्रेन में भेजेगी, और ब्रेन को ये समझ में आएगा कि सामने जो आपके जो एनिमल है वो आपके लिए हार्मफुल है, और उस वक्त आपके शरीर में डर पैदा होगा। क्लियर? और डर पैदा होगा और उस वक्त क्या होगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी। क्लियर? तो ये हार्ट बीट का बढ़ना, इस तरह की मतलब इसका जो स्टिमुलेशन है वो किस पर डिपेंड करता है कि आपका शरीर एटमॉस्फेयर के साथ किस प्रकार से डील कर रहा है, आपका सेंस ऑर्गन एटमॉस्फेयर से किस प्रकार से डील कर रहा है। आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो, है ना, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो, तो जैसे पे आप चढ़ रहे हो आपका बॉडी बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो वो एटमॉस्फेयर से डील कर रहा है। उस वक्त भी क्या होगा, आपके हृदय की जो हार्ट बीट रेट है वो बढ़ जाएगी। या आप तेज भाग के आ रहे हो, है ना, आप तेज भाग के आ रहे हो, तो उस वक्त भी क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो इसका जो स्टिमुलेशन है वो किस पर डिपेंड है, आपकी पूरी आपका बॉडी एटमॉस्फेयर के साथ किस प्रकार से डील कर रहा है, सिचुएशन के साथ किस प्रकार से डील कर रहा है, उस पर ये डिपेंड करेगा। तो सेंस ऑर्गन जो जो सेंसेशन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये काम होगा। क्लियर? मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्टिमुलेशन। क्लियर? तो स्टिमुलेशन मिलेगा किसको, सिंपैथेटिक नर्व को, तो वो रिलीज करेगा नॉरएपिनेफ्रिन, जो काम करेगा एसए नोड पर, उसके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा और एचबीआर बढ़ जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात। क्लियर? पहला तो ये हो गया। दूसरे की हम बात करें, दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, वो होगा हार्ट बीट रेट कब बढ़ जाएगी, द वीक कंडीशन ऑफ हार्ट। वीक कंडीशन ऑफ हार्ट, इस पॉइंट को समझना। वीक कंडीशन ऑफ हार्ट, जब आपके हृदय की कंडीशन कैसी हो, कमजोर हो, उस वक्त भी क्या होगा, हार्ट बीट रेट आपकी बढ़ जाएगी। वीक कंडीशन ऑफ हार्ट, इसका क्या मतलब समझो। तो जब आपका हृदय कमजोर होता है, यानी कि हार्ट की वॉल कमजोर है और हार्ट जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में ब्लड की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रक्त की जो डिमांड है उसकी कमी हो गई है, मतलब डिमांड है और रक्त सप्लाई की कमी हो गई है। डिमांड तो वही है, सॉरी, डिमांड वही है, लेकिन सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। तो सप्लाई की आपूर्ति को पर्याप्त करने के लिए, उस सप्लाई को पर्याप्त करने के लिए हार्ट को क्या करना पड़ेगा, तेजी से पंप करना पड़ेगा। मतलब कि समझना, अगर हार्ट की कंडीशन वीक है तो वेंट्रिकल, हार्ट की कंडीशन वीक है इसका क्या मतलब है, वेंट्रिकल की जो वॉल है वो वीक है, तो वॉल वीक होने के कारण पर्याप्त सिस्टोलिक प्रेशर नहीं बन पाएगा। वो सिस्टोलिक प्रेशर नहीं बन पाएगा तो वेंट्रिकल से इनफ ब्लड नहीं निकल पाएगा। तो वेंट्रिकल से इनफ ब्लड नहीं निकलेगा तो बॉडी के जो ऑर्गन है उनको जितना इनफ ब्लड चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हार्ट के पास क्या विकल्प उपलब्ध होता है, क्योंकि हार्ट जो है वो इनफ ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज उसकी वॉल बहुत वीक है, उतना प्रेशर जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हार्ट के पास क्या विकल्प होगा कि उसके अपने कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ेगा। अगर एक एग्जांपल समझते, 10 ml ब्लड बाहर निकलना, सपोज है ना, 10 ml कोई निकलता नहीं है, मैं आपको सपोज बता रहा हूँ 10 ml नहीं निकल रहा है। अगर 10 ml निकालना है हमें, एक सपोज कि हमें 10 सेकंड में 10 ml ब्लड निकालना है, इतना हम नहीं निकाल पा रहे, है ना, तो हम क्या करेंगे, मतलब 1 सेकंड में बहुत कम निकल रहा है, 10 सेकंड में 10 ml निकालना है, तो 1 सेकंड में कितना निकालना होगा, 1 ml निकालना होगा। तो 1 सेकंड में अगर 1 ml रक्त हृदय नहीं निकाल पा रहा है, ये सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो 1 सेकंड में 1 ml अगर हृदय रक्त नहीं निकाल पा रहा है क्योंकि वो इतना प्रेशर नहीं कर पा रहा है, प्रेशर करना पड़ेगा तो ही ब्लड बाहर निकलेगा ना, तो इतना प्रेशर नहीं कर पा रहा है। ऐसी दशा में हार्ट एक दूसरे विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है कि वो क्या करेगा कि जल्दी जल्दी पंप हो, यानी कि पहले 1 ml से पॉइंट में सपोज इतना निकला, तो 1 सेकंड में पहले 1 बीट हो रहा था, उसकी जगह 1 सेकंड में 2 बीट कर दो आप, है ना, तो 1 ml ब्लड पहुंच जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर हो रही होगी चीजें आपको। तो वीक कंडीशन ऑफ हार्ट में क्या होता है कि जो हार्ट होता है वह इनफ मात्रा में, जितनी पर्याप्त मात्रा में रक्त को सप्लाई नहीं कर पाता है अंगों तक, तो ऐसी दशा में हृदय क्या करता है, अपनी बीट को बढ़ा देता है ताकि रक्त की वो जो आपूर्ति है उसमें कमी नहीं हो, उस आपूर्ति को पूरा किया जा सके। क्लियर? तो ये तो वीक कंडीशन ऑफ हार्ट की बात होगी। तो जब हार्ट की वीक कंडीशन होगी उस दशा में भी क्या होगा, टैकीकार्डिया, आपकी हार्ट बीट 90 पर मिनट से भी ज्यादा हो सकती है। क्लियर? अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन की बात करें तो तीसरी कंडीशन हो जाएगी टेम्परेचर। इसको समझो, टेम्परेचर, टेम्परेचर ना, तापमान पर। टेम्परेचर पर क्या होता है उसको समझो जरा।
क्या होता है जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है, ठीक है, जनरली बुखार के समय है ना, तो हमारे शरीर का जब तापमान बढ़ जाता है तो हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो बहुत तेज गति से होने लगती है, क्योंकि टेम्परेचर, शरीर का तापमान बढ़ा तो हीट मिल रही है, और हीट मिलने पर रिएक्शन क्या होती है, तेज गति से होती है, तो हमारे शरीर की मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, ठीक है। और उसी समय जो ऐसे नोड है उसकी भी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी। जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत जल्दी होगी। मेटाबॉलिक रिएक्शन दो प्रकार की है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। इसको डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी हमको सिर्फ क्या समझना है कि जब तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ने के कारण जो हमारी मेटाबॉलिक रेट होती है किसकी, ऐसे नोड की। बेटा ऐसे नोड है उसमें भी तो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी ना, और उसमें भी क्या होगा, संश्लेषण होगा, और क्या होगा, चीजों को तोड़ा भी जाएगा और बनाया भी जाएगा ऐसे नोड में, क्योंकि वह भी खुद भी एक नर्व सेल है, और नर्व सेल है तो उसके अंदर भी क्या होगी, वो सारी चीजें होगी, रिएक्शंस होगी उसके अंदर भी। क्लियर। तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण ऐसे नोड में मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है उनकी रेट बढ़ जाती है, और जब मेटाबॉलिक रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी तो ऐसे नोड जो होता है उसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने से जो ऐसे नोड है वह क्या होगा, जल्दी जल्दी सिग्नल को भेजेगा, किसके लिए, पंप करने के लिए। तो हार्ट क्या होगा, जल्दी जल्दी पंप होगा, और हार्ट बीट रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। कितनी, 90 बीट पर मिनट तक जा सकती है। क्लियर। तो ये हो गया टेम्परेचर, तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट की बात करें तो वो हो जाएगा आपका लॉस ऑफ ब्लड। लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ब्लड। जब क्या होता है, हमारे शरीर से रक्त की हानि होती है, अगर कहीं चोट पहुंचती है और शरीर से रक्त की हानि होना शुरू हो गया, लॉस ऑफ ब्लड हो गया, ठीक है नहीं, तो उस दौरान क्या होगा कि उस अंग में रक्त की कमी हो रही है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हार्ट क्या होगा, बहुत तेजी से पंप करेगा। आपको कोई चोट लग जाती है सपोज और आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो उस दौरान क्या होता है, हार्ट को बहुत तेजी से काम करना होता है, क्योंकि वहां पर रक्त की कमी हो गई है, और रक्त की कमी होने से वहां पर ऑक्सीजन की कमी भी हो जाएगी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हृदय को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, रक्त लगातार बाहर निकल रहा है, और वहां पर वो जो ऑर्गन है, वो जो टिश्यू है जहां पर आपको घाव लगा या ब्लीडिंग हो रही है, वहां पर काम तो करना ही है, तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो उसको सप्लाई करना है। इसीलिए आपका हार्ट जो होता है वो तेजी से काम करता है वहां पर ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, और ऑक्सीजन कहाँ पर है, ब्लड के अंदर है, जो एटमोस्फेयर से आई हुई है। क्लियर। आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए, बड़ा आसान सा पॉइंट है। जब ब्लड का बहुत ज्यादा लॉस होता है तो ऐसी कंडीशन में उस कमी को पूरा करने के लिए हार्ट क्या होता है, बहुत तेजी से पंप होता है, ताकि उस रक्त की कमी को पूरा किया जा सके। क्लियर। तो 4 पॉइंट हो गए जहां पर आपका क्या होता है, टैकीकार्डिया, हार्ट बीट रेट बढ़ जाती है। 5वां पॉइंट अपन बात कर सकते हैं, वो हो जाएगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज करते हैं, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, जब एक्सरसाइज करते हैं अपन तो क्या होता है, हमारा बॉडी बहुत ज्यादा काम करती है। जब काम करेगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की खपत बढ़ेगी, उसका क्या होगा, कंज्यूम बढ़ेगा। जब कंज्यूम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए ब्लड को जल्दी सप्लाई करना होगा, और जल्दी सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब काम कौन करेगा, हार्ट। हार्ट को जल्दी जल्दी पंप करना होगा। इसलिए जनरली एक्सरसाइज करते हो, कार्डियो वगैरह, उस एक्सरसाइज के दौरान क्या होती है, हमारी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 90 तक चली जाती है, उसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। क्लियर। तो आई होप आपको 5 पॉइंट क्लियर होंगे। पहला पॉइंट है स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व, दूसरा हमारा है वीक कंडीशन ऑफ हार्ट, तीसरा टेम्परेचर, चौथा लॉस ऑफ ब्लड, और 5वां एक्सरसाइज। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हमें ये 5 पॉइंट याद रखने होते हैं। पहला स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व, सिंपल सी बात है, सिंपैथेटिक नर्व में स्टिमुलेशन होगा, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा, जो ऐसे नोड में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा और एचबीआर बढ़ जाएगी। दूसरा है वीक कंडीशन ऑफ हार्ट, हार्ट की कंडीशन अगर वीक होती है तो हार्ट की वॉल इनफ मात्रा में ब्लड जो होती है उसको सप्लाई नहीं कर पाती है। ऐसी दशा में उस रक्त की कमी को पूरा करने के लिए हार्ट को बहुत तेजी तेजी पंप होना पड़ता है, इसलिए हार्ट बीट रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर की बात करें, जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो मेटाबॉलिक रिएक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो खपत होती है ऊर्जा की वो बढ़ जाती है, और ऐसी दशा में हार्ट को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है और उसकी एचबीआर क्या होती है, बढ़ जाती है। लॉस ऑफ ब्लड, जब शरीर से रक्त की हानि होती है तो उस रक्त की हानि को पूरा करने के लिए भी हृदय को बहुत तेजी से पंप होना पड़ता है और उसकी हार्ट बीट रेट बढ़ जाती है। एक्सरसाइज के समय भी क्या होता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है, इसलिए ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ेगी। उस ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए वहां पर रक्त बहुत तेजी से पहुंचना जरूरी होता है, इसीलिए हार्ट बीट रेट क्या होती है, आपकी बढ़ जाती है। क्लियर। चलिए, ये था आपका टैकीकार्डिया। अब बात करते हैं ब्रेडीकार्डिया की।
चलो दूसरी टर्म हो जाएगी हमारी ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया देखो ब्रेडीकार्डिया की बात करें तो ब्रेडीकार्डिया जो होता है उसकी हम बात करें तो उसमें हार्ट बीट रेट जो होते हैं वो 60 बीट पर मिनट से भी कम हो जाती है। 60 बीट पर मिनट से भी कम हो जाती है। तो ऐसी दशा को हम बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया, है ना। यानी कि जनरली कितनी होती है 72 बीट पर मिनट होती है, लेकिन वो 60 बीट पर मिनट से भी कम हो जाती है तो ब्रेडीकार्डिया। देखिए ब्रेडीकार्डिया और टेकीकार्डिया ये कुछ नहीं है, मेडिकल टर्म है जिनको हम समझ लेते। क्लियर, और कुछ नहीं है, मेडिकल टर्म है दोनों जो हार्ट बीट से संबंधित है। तो देखिए हम ब्रेडीकार्डिया की बात करते हैं तो हार्ट बीट 60 बीट पर मिनट से भी कम हो जाएगी, उस दशा में होगा। तो उसमें कब कब होता है, तो पहली कंडीशन जब स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। देखो मैंने आपको रेगुलेशन जब पढ़ाया था हार्ट बीट रेट का, तब मैंने आपको बताया था यहाँ पर दो नर्व होती है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलती है। एक तो होता है सिंपैथेटिक नर्व और दूसरा होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो सिंपैथेटिक नर्व तो क्या करता है, हार्ट बीट रेट को बढ़ा देता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होता है वो क्या करता है, हार्ट बीट रेट को कम करता है। ध्यान देना यहाँ पर, जब जब भी हमारी जो सिंपैथेटिक नर्व है इसको स्टिमुलेशन मिलेगा, उसी वक्त कुछ समय बाद, कुछ सेकंड्स के बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेशन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो काउंटर मैकेनिज्म है। क्लियर, वो क्या करता है, काउंटर मैकेनिज्म, काउंटर करता है। वो किसको काउंटर कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है, इसको कुछ ऐसा समझो कि ऐसी कंडीशन आई जैसे कि फियर के समय, डर के समय, जब आपको बहुत अधिक डर लगता है, जब हमें बहुत अधिक डर लगता है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है ना, और वो डर बहुत आकस्मिक डर है, अचानक डर पैदा हुआ है, और कुछ समय बाद वो परिस्थिति हमारे लिए नॉर्मल हो गई है, तो डर अब खत्म हो गया। तो वो डर खत्म हो गया, अब जब डर रहे थे हम तब हमारी हार्ट बीट बढ़ रही थी, अब हमारी हार्ट बीट लगातार बढ़ रही है, जिसको हमने बोला टैकीकार्डिया। अब वो हार्ट बीट लगातार बढ़ रही है, लेकिन साथ में इस बात की भी चिंता है कि वो हार्ट बीट इतनी अधिक नहीं बढ़ जाए कि हार्ट सही तरह से काम ही नहीं कर पाए। तो ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर में एक काउंटर मैकेनिज्म काम करता है, वो आपका कौन सा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक काउंटर मैकेनिज्म है, किसके अगेंस्ट में, सिंपैथेटिक नर्व के अगेंस्ट। सिंपैथेटिक नर्व क्या करेगा, हार्ट बीट को बढ़ा देगा। ये बढ़ाना भी जरूरी है। क्लियर, क्योंकि डर के समय क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है शरीर में, तो उसको पूरा करने के लिए एचबीआर बढ़ाना है, लेकिन कुछ समय बाद उस बढ़ी हुई हार्ट बीट को वापस नॉर्मल भी करना है। और ऐसी दशा में हमारे शरीर में काउंटर मैकेनिज्म बना हुआ है, जो कौन सा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। क्लियर, वो क्या करेगा, उस बढ़ी हुई हार्ट बीट को वापस कम कर देगा। फियर के समय, फाइट के समय, फ्लाइट के समय, जैसे आप किसी लड़ाई कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, तो आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वो हार्ट बीट बढ़ गई, कुछ समय बाद, है ना, 1-2 मिनट या कुछ सेकंड के बाद आपकी हार्ट बीट को वापस नॉर्मल भी करना होगा। तो उस वक्त काउंटर मैकेनिज्म की फॉर्म में कौन काम कर रहा है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे इसको स्टिमुलेशन मिलेगा, ये ऐसे नोड को सिग्नल देगा, वो ऐसे नोड को क्या सिग्नल देगा कि तुमको अपनी हार्ट बीट कम करनी है, उसके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को वो कम कर देगा, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को जैसे उसने कम किया, हार्ट बीट रेट वापस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम होते होते लगभग 60 बीट तक कम हो सकती है। जैसे आप सामान्य हो जाते हो, आपका शरीर सामान्य महसूस करता है। क्लियर, चलिए, तो पहला हो गया। दूसरी हम बात करें, पहला तो हो गया स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व, दूसरा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग कंडीशन ऑफ हार्ट। इसको जरा समझना, स्ट्रॉन्ग कंडीशन ऑफ हार्ट, स्ट्रॉन्ग कंडीशन ऑफ हार्ट। तो जिनका हार्ट मजबूत होता है उनकी हार्ट बीट जनरली क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जैसे कि एथलीट होते हैं, ठीक है, तो उनकी हार्ट बीट जो होती है वो विश्राम अवस्था में, जब वो आराम कर रहे होते हैं, आराम की बात कर रहा, जब वो विश्राम कर रहे हो तब उनकी हार्ट बीट जो होती है वो बहुत लगभग इतनी होती है, कम होती है। उसका कारण क्या समझो, उसका कारण ये कि इनका हार्ट मजबूत है काफी, वो एथलीट है, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, उनका हार्ट मजबूत होता है, तो हार्ट वॉल मजबूत होती है। तो हार्ट वॉल मजबूत होगी तो वो हार्ट वॉल क्या होगी, इनफ, जितना ब्लड चाहिए
उतना ब्लड, उससे भी उतना ब्लड बहुत ही कम समय में पहुंचा देते हैं, है ना। मतलब हार्ट वॉल मजबूत है तो ज्यादा ब्लड क्या होगा, तो हार्ट वॉल जितनी मजबूत होगी उतना सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होगा, सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होगा तो ब्लड ज्यादा बाहर निकलेगा। अब ब्लड ज्यादा बाहर निकल रहा है तो जो सप्लाई, जो डिमांड है उसको पूरा कर दिया जा रहा है, तो डिमांड को पूरा कर दिया जा रहा है, तो इसकी वजह से हार्ट जो होता है उसको धीरे धीरे पंप होना पड़ता है, क्योंकि डिमांड से अधिक ब्लड भी सप्लाई नहीं करना होता है अपने को। इसलिए हार्ट क्या होता है, बड़ी आसानी से पंप होता है, अगर उसकी वॉल मजबूत है, वो एक ही झटके में ज्यादा ब्लड बाहर निकल रहा है, एक ही झटके में ज्यादा ब्लड बाहर निकल रहा है, जिसके कारण ज्यादा ब्लड बाहर निकल रहा है, इसके कारण उसको अपने जो बीट्स है, जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, वो क्या करने पड़ेंगे, बड़ी आसानी से करने पड़ेंगे, क्योंकि जितना ब्लड चाहिए उतना वो एक बीट में पहुंचा पा रहा है, इसीलिए उसको बीट कम करने होंगे। क्लियर। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग कंडीशन ऑफ हार्ट, जनरली जो एथलीट्स होते हैं उनमें ये होता है। तीसरी बात करें अपन, टेम्परेचर, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो आपका HBR क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन भी धीमी होने लग जाएगी, रिएक्शन धीमी होगी तो कंजप्शन धीमा होगा, और हार्ट को कुछ ज़्यादा काम करना नहीं है, तो उसका क्या होगा, जो बीट है वो कम हो जाएगा, उसकी रेट जो होती है वो लो हो जाएगी। क्लियर। चौथा पॉइंट की हम बात करें तो चौथा पॉइंट अपना हो जाएगा, एक्चुअली इसमें 3 ही पॉइंट है जो याद रखने लायक है। क्लियर। तो ये तो अपना हो गया कौन सा, टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। क्लियर। तो हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्डियक वॉल्यूम, इसके बाद हमने पढ़ा दो चीजें टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। क्लियर। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है वो, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की बात करें तो समझना इस चीज को ध्यान से, हमारा जो रक्त होता है वो क्या करता है, बंद वाहिनियों में प्रवाहित होता है, रक्त जो होता है वो बंद वाहिनी में प्रवाहित होता है, रक्त बंद वाहिनी में प्रवाहित, बंद वाहिनी में प्रवाहित, तो वो क्या करेगा, इस बंद वाहिनी की दीवार पर, तो वो क्या करता है, वाहिनी की दीवार पर दबाव डालेगा, वाहिनी की दीवार पर दबाव डालता है, दीवार पर दबाव। ठीक है। और इसी दबाव को हम कहते हैं रक्त दाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ये बंद वाहिनी है, सपोज ये बंद वाहिनी है, उस बंद वाहिनी में ये मतलब यहाँ से तो ओपन एंड है, यहाँ साइड में से बंद है ये, ठीक है नहीं, ऐसे होलो होती है, ठीक है, दोनों साइड में से ओपन होती है, चारों तरफ से बंद होती है। तो जब इसमें ब्लड का फ्लो होगा तो ये ब्लड क्या होगा, इसकी दीवारों से ऐसे टकराएगा, तो जब दीवारों से टकराएगा तो वो जितना, जिस प्रेशर से मतलब जितनी गति से टकराएगा, जिस दबाव से वो टकराएगा दीवार पर, ठीक है, उसी दबाव को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, रक्त दाब। क्लियर। समझ में आ रही बात, रक्त दाब क्या होता है कि रक्त का प्रवाह बंद वाहिनियों में होता है, तो बंद वाहिनियों में जब रक्त प्रवाहित होता है तो वाहिनी की दीवार पर टकराता है, और टकराने के दौरान जितना दबाव उत्पन्न करता है उस दबाव को हम क्या बोलते हैं, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। इसको सबसे पहले मेजर किया था हेल्स ने, सर्वप्रथम इसको नापा था हेल्स ने, हेल्स ने इसको सर्वपहले नापा था, किसमें नापा था, तो घोड़े में। और इसको जिससे मेजरमेंट किया जाता है, मेजरमेंट जिससे किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें तो वो इंस्ट्रूमेंट होता है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, उससे आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो मेजर होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। कहाँ पर मेजर होता है उसकी हम बात करें तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है वो मेजर होता है
वो हमारे मेजर होता है ब्रेकियल आर्टेरी में, बाजू की ब्रेकियल आर्टेरी में, ब्रेकियल आर्टेरी में। जो लेफ्ट बाजू होती है उस लेफ्ट बाजू की ब्रेकियल आर्टरी में इसका मेजरमेंट होता है। लेफ्ट जो हमारा हैंड होता है उसकी जो ब्रेकियल आर्टरी होती है वहां पर ब्लड प्रेशर मेजर होता है, ठीक है, जो डॉक्टर चेक करते हैं आपको पता होगा। और जो नब्ज जो होती है वो चेक कहाँ होती है, पल्स की बात कर रहा हूँ। नब्ज जो चेक होती है वो रेडियल आर्टरी में होती है, ठीक है। मैं नब्ज यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि याद रहे। नब्ज जो होती है वो कहाँ चेक होती है, रेडियल आर्टरी में। नब्ज जो चेक होती है वो होती है हमारी रेडियल आर्टरी में। और जो ब्लड प्रेशर चेक होता है वो कहाँ पर होता है, आपकी ब्रेकियल आर्टरी में। ये ब्रेकियल आर्टरी और ये रेडियल, रेडियल क्योंकि यहाँ पर रेडियस बोन होती है इसीलिए इसको बोलते हैं रेडियल आर्टरी। तो यहाँ पर नर्व चेक करते हैं और यहाँ पर अपन क्या चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ब्रेकियल आर्टरी में। क्लियर। सबसे पहले किसने चेक किया था, हेल्स ने। किसमें चेक किया था, घोड़े में चेक किया था। और है क्या चीज ये, रक्त बंद वाहिनी पर दबाव डालता है जब वह प्रभावित होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रक्त दाब। अब इसकी दो लिमिट होती है, क्लियर। इसकी दो लिमिट होती है, एक होती है सिस्टोलिक लिमिट, इट हैज टू लिमिट, इट हैज टू लिमिट। अब दो लिमिट कौन सी होती है, एक तो होती है सिस्टोलिक लिमिट, सिस्टोलिक लिमिट, और दूसरी जो होती है वो होती है आपकी डायस्टोलिक लिमिट। सिस्टोलिक लिमिट और डायस्टोलिक डायस्टोलिक लिमिट। जो सिस्टोलिक लिमिट होता है वो होता है 120 mm ऑफ Hg, ये इसका यूनिट है। और ये होता है आपका 80 mm ऑफ Hg, यानी कि इसका जो अपन कैसे लिखते हैं 120/80 mm ऑफ Hg। ये एक एडल्ट ह्यूमन होता है उसका ब्लड प्रेशर है। जनरली ये होता है 120/80। तो 120 जो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, अपर लिमिट भी बोलते हैं इसको, अपर लिमिट। इसको अपर लिमिट कहो तो भी या फिर सिस्टोलिक प्रेशर कहो तो भी। और ये 180 है उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको कहा जाता है लोअर लिमिट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक लिमिट, डायस्टोलिक लिमिट। क्लियर। और अपर लिमिट को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक लिमिट, इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक लिमिट। और इसको डायस्टोलिक लिमिट। अब ये सिस्टोलिक लिमिट क्या होता है समझो इसको। सिस्टोलिक लिमिट यानी कि ये ब्लड प्रेशर कौन सा बता रहा है, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा, समझना, वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा। जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो ब्लड वेंट्रिकल से निकलकर कहां पर जाएगा, अपने अपने चापों में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कैरोटिक सिस्टमेटिक आर्क में और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्क में। तो जब सिस्टोल होगा यानी कि जो हार्ट की वॉल है वो तेजी से सिस्टोल हो रही है, तो क्या होगा, ब्लड तेजी से अपने अपने चापों में जाएगा। उस वक्त रक्त जो होता है वो धमनी या शीरा जो है उसकी दीवार पर कितना दबाव डाल रहा है, वो दबाव कितना होता है आपका, वो दबाव क्या कहलाता है, सिस्टोलिक प्रेशर या सिस्टोलिक लिमिट। और उसका वॉल्यूम 120 है, वो इससे ज्यादा ही होगा। ज्यादा क्यों होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि पूरे प्रेशर से वेंट्रिकल की वॉल पूरा दबाव डाल रही है, पूरे प्रेशर से ब्लड को भेज रही है। तो जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना ब्लड दीवार से टकराएगा तेजी से ही, उतना ब्लड भी प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा। क्लियर। दूसरा है डायस्टोलिक लिमिट। डायस्टोलिक लिमिट क्या शो करता है, उसका जो वैल्यू वो कितना है, 80 mm ऑफ Hg। ये क्या शो करता है, जब वेंट्रिकल में डायस्टोल हुआ, समझना ध्यान से, वेंट्रिकल में डायस्टोल हुआ है। अब वेंट्रिकल में जब डायस्टोल होगा तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा चाप खाली हो जाएगा, दोनों आर्क खाली हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। उस वक्त भी उसके अंदर ब्लड भरा रहेगा। तब जो ब्लड दीवार पर जो दबाव लगाएगा उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, और उसका वॉल्यूम कम ही होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि वेंट्रिकल में तो क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, तो रक्त इतना दबाव नहीं लगा पाएगा किस पर, धमनियों या आर्टरी या फिर वाहिनियों की दीवार पर। वाहिनी का मतलब होता है वैसिल, दोनों आ गई, आर्टरी और वेन। क्लियर। तो यहाँ पर डायस्टोलिक लिमिट क्या होता है, जब वेंट्रिकल में डायस्टोल होता है तब रक्त द्वारा वाहिनी की दीवार पर लगाया गया दाब। और सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है तब रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवार पर लगाया गया दबाव, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक
लिमिट और सिस्टोलिक प्रेशर भी बोलते हैं इसको, और इसको डायस्टोलिक लिमिट या डायस्टोलिक प्रेशर, जिसका वैल्यू यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख चुका हूँ। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक। ब्लड प्रेशर कौन सी कंडीशन में बढ़ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक। ब्लड प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक। इन कारक की बात करें तो सबसे पहला कारक होता है इमोशन। जब हम बहुत ज़्यादा इमोशन में होते हो तब भी क्या होता है, हमारी हार्ट बीट रेट, सॉरी, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जब हम इमोशन में होते हैं तब। क्लियर। दूसरा है एक्साइटमेंट। जब हम बहुत ज़्यादा, हमारा एक्साइटमेंट भी होता है किसी काम को करने के लिए, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्साइट है तो एक्साइटमेंट के दौरान भी क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इन दोनों कंडीशन में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, इमोशन, एक्साइटमेंट, और तीसरी कंडीशन है एक्सरसाइज। अब इन तीनों कंडीशन में होता है क्या वो समझना। इन तीनों कंडीशन में, इमोशन, एक्सरसाइज और एक्साइटमेंट, इन तीनों कंडीशन में हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उनकी रेट बढ़ जाती है। आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप अच्छा महसूस कर रहे हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन, ठीक है, या इमोशन में या एक्साइटमेंट में, तीनों कंडीशन में हमारे शरीर में जो काम हो रहा है, जो एक्टिविटीज हो रही है वो बढ़ जाती है। सेलुलर लेवल पर, कोशिकीय स्तर पर हमारे शरीर में जो गतिविधियां होती है वो बढ़ जाती है। तो गतिविधियां बढ़ रही है मतलब काम बहुत ज्यादा हो रहा है अंदर, इसकी वजह से O2 का कंजप्शन बढ़ जाता है। समझना ध्यान से, O2 का कंजप्शन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है। जब खपत बढ़ेगी तो सेल जो होती है वो डिमांड भी ज्यादा करेगी ऑक्सीजन की। जब डिमांड ज्यादा करेगी, डिमांड ज्यादा है ऑक्सीजन की उस ऑर्गन में, शरीर के सारे ऑर्गन में डिमांड ज्यादा है, ऐसी दिशा में क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ेगी। और ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, रक्त पहुंचाता है। तो हार्ट भी क्या होगा, तेजी से काम करेगा। तो हार्ट पंप ज्यादा होगा, पंप ज्यादा होगा तो ब्लड तेजी से आएगा, क्योंकि जरूरत भी वहां पर ज्यादा है। समझ पा रहे हो, ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई है, ऑक्सीजन की जरूरत वहां पर अब है, तो जरूरत को पूरा करने के लिए हार्ट का फ्लो भी बढ़, सॉरी, ब्लड का फ्लो भी बढ़ जाएगा। तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो ब्लड तेजी से बाहरी की दीवार पर टकराएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर। इमोशन, एक्साइटमेंट, एक्सरसाइज। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा वो होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी, जब मोटापा बढ़ जाता है तब भी क्या होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है मोटापा बढ़ने के कारण। तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन इन ब्लड वेसल। चौथा, सॉरी, पांचवा, कॉन्ट्रैक्शन इन ब्लड वेसल, इन ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड वेसल में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, देखो समझो, दो ब्लड वेसल है हमारे पास, एक ये और एक ये, बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये ब्लड वेसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ गई है, ये ब्लड वेसल फैली है। आप देखो डायमीटर इसका ज्यादा है, व्यास इसका ज्यादा है, इसका व्यास कम है, तो इसका व्यास क्या है, ज्यादा है। तो इसका व्यास ज्यादा होने के साथ इन दोनों की बात करें, तुलनात्मक रूप से देखें तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इसका ब्लड प्रेशर कम होगा, क्योंकि इसमें व्यास ज्यादा है ना, तो ब्लड क्या होगा, बड़ी आसानी से फ्लो हो पाएगा, है ना, बहुत ही कम दबाव डालेगा दीवार पर, है ना। लेकिन ये दीवार बहुत सक्रिय है, इसकी गुहा बहुत सक्रिय है, कैविटी बहुत सक्रिय है। तो कैविटी सक्रिय होने के कारण क्या होगा, ब्लड जब फ्लो होगा तो उसकी दीवारों से बहुत तेजी से टकराएगा। इसीलिए सिंपल सी बात है, इसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, कंपैरेटिवली इसकी तुलना में इसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इस वाली का, बी वाली का, इसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी ब्लड वेसल में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो जब जब ब्लड वेसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तब क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जेंडर। जेंडर की बात करें तो ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन याद रखना जो महिलाएं होती है उनका ब्लड प्रेशर पुरुषों की तुलना में हल्का सा कम होता है। जेंडर की हमने बात कर ली। और साथ में जैसे जैसे एज बढ़ती है, नेक्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, एज। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्लड प्रेशर भी क्या होता है आपका, बढ़ता है। इसके अलावा जो अगर व्यक्ति की दो बॉडी पोस्चर की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर, तो बॉडी पोस्चर की बात करें तो जो मनुष्य अगर लेटा हुआ है और एक मनुष्य जो खड़ा है, उन दोनों के ब्लड प्रेशर की तुलना करें तो लेटे हुए मनुष्य का ब्लड प्रेशर
खड़े मनुष्य की तुलना मामूली सा कम होगा, हल्का सा फर्क जरूर आएगा दोनों के बीच में। तो जो मनुष्य खड़ा है उसका ब्लड प्रेशर लेटे हुए मनुष्य की तुलना में हल्का सा ज्यादा होगा। तो ये कुछ फैक्टर थे जो ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर रहे थे। पहले तो 3 फैक्टर हमने लिए, इमोशन, एक्साइटमेंट और एक्सरसाइज। इन तीनों दशाओं में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ओबेसिटी, मोटापे के कारण भी बढ़ता है। अगर ब्लड वेसल में कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जेंडर, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में मामूली सा हल्का सा ब्लड प्रेशर कम होता है। एज बढ़ने के साथ भी ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जो वेसल्स होती है वो पतली हो जाती है, उनकी गुहा पतली हो जाती है, उनमें उनकी गुहा पतली हो जाती है। बॉडी पोस्चर की बात करें, शरीर की स्थिति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें लेटे हुए मनुष्य का बीपी जो होता है वो खड़े मनुष्य की तुलना में मामूली सा कम होता है। क्लियर? तो ये था ब्लड प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर? तो ये था अपना आज का लेक्चर। तो एक बार अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट में। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, 3 चीजें पढ़ी है। सबसे पहले हमने पढ़ा कार्डियक वॉल्यूम। कार्डियक वॉल्यूम में 3 ही वॉल्यूम है। पहला था एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, दूसरा था स्ट्रोक वॉल्यूम, तीसरा था एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जब डायस्टोल में एंड हो रहा है तब कितना वॉल्यूम अंदर आ रहा है, जो कि हमारा होता है 120 ml। दूसरा था स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है। जब सिस्टोल हो रहा है तब कितना रक्त दोनों वेंट्रिकल से निकलकर अपने अपने चापों में जा रहा है, उसको हमने बोला था स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कितना होता है 70 ml। तीसरा था एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जब सिस्टोल एंड हो रहा है यानी कि सिस्टोल एंड हो गया तो कितना रक्त वेंट्रिकल में बचा रह गया दोनों चापों में जाने के बाद, जिसको हम बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो अपना होता है 50 ml। क्लियर? ये 3 चीजें पढ़ी कार्डियक वॉल्यूम में। फिर हमने शुरू किया था HBR की, फिर हमने बात करी थी 2 प्रकार की चीजें पढ़ी थी हमने बात करी थी ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया। 2 टर्म पढ़ी थी हमने मेडिकल टर्म। ब्रेडिकार्डिया हार्ट बीट रेट 60 से भी कम हो जा रहा, टैकीकार्डिया हार्ट बीट रेट 90 से ज्यादा हो जा रहा, और उनके हमने कुछ प्रभाव देखे थे कि कौन सी दशाओं में ऐसा हो जाता है, जिसमें एक्सरसाइज के समय टैकीकार्डिया होता है ना, अगर आपका हार्ट कमजोर है तब टैकीकार्डिया होता है। क्लियर? ये हमने कुछ चीजें देखी थी। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की बात करी तो सबसे पहले इससे मेजर किसने किया था, हेल्थ से। किसमें पता है, घोड़े में किससे नापते हैं अपन, स्फिग्मोमेनोमीटर से मापते हैं। ब्लड प्रेशर है क्या है, रक्त द्वारा बंद वाहिनियों की दीवार पर डाला गया दबाव क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है। क्लियर? इसकी अपन बात करें कितना होता है तो 120/80 mmHg, जिसमें ये वाला जो वैल्यू है वो अपर लिमिट है और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर को, और ये लोअर लिमिट है 80 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायस्टोलिक लिमिट को, डायस्टोलिक प्रेशर को। कि जब वेंट्रिकल में डायस्टोल होता है तब रक्त धमनी की दीवार पर या शिरा की दीवार पर कितना दबाव डाल रहा है, और जब वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है तब रक्त वाहिनियों की दीवार पर कितना दबाव डाल रहा है, वो आपका कौन सा है, सिस्टोलिक लिमिट होता है। फिर हमने पढ़ा बीपी को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें इमोशन, एक्साइटमेंट, एक्सरसाइज, ओबेसिटी, कंट्रैक्शन इन ब्लड वेसल, जेंडर, एज और बॉडी पोस्चर। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही। आगे बात करते हैं एक नए लेक्चर के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।